A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in today's class we are going to discuss or solve some practical questions related to your macroeconomics as well as the Indian economic development. Okay, so let us start with the different questions which is already came in your term 1 examination. So first of all, let us discuss about the different answers of the different questions. So why this answer is right and why this one is not right. So let us start with the section A, the first question. So the question 1 is, that is, identify which of the following is an example of the non-debt capital receipt. Okay, इसमें से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा नॉन डेट कैपिटल रिसिट का एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसिट. ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स क्या होते हैं. ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स होते हैं, डेट कैपिटल रिसिट्स होते हैं, जो आपको याद होगा, पता नहीं याद भी होगा कि नहीं होगा. कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल कोई भी पेमेंट कैपिटल अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड होता है. कैपिटल अकाउंट मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस जो किसी भी कंट्री के असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जो भी अफेक्ट करते हैं असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को किसी भी कंट्री के, उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में वो सारे रिकॉर्ड होंगे. जिसमें आपको पता होगा कि रिकवरी हो गया, लोन की रिकवरी हो गई, या कोई भी बोरोइंग्स हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपके कैपिटल अकाउंट में होता है. अगर हम लोग उन सारी चीज़ों का पेमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ से मनी बाहर जा रहा है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. अगर हम लोग को क्या है, कहीं से मिल रहा है, बोरिंग्स मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ आ रही है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, सो इट इज़ दी योर कैपिटल अकाउंट. फिर होता है कि नॉन डेट कैपिटल रिसिट का एग्जाम्पल क्या है. तो डेट कैपिटल रिसिट और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स मतलब कि जो आपकी डेट क्रिएट कर रही है और जो डेट क्रिएट नहीं करी. तो इसमें से कौन सा है जो डेट क्रिएट नहीं करी. सो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है फाइनेंशियल एड फ्रॉम दी MNCs. ठीक है, फाइनेंशियली एड मिल रहा है कहाँ से, MNC मल्टीनेशनल कंपनी, फॉर विक्टिम्स इन दी फ्लड अफेक्टेड एरिया. जो भी विक्टिम्स हैं, जो अफेक्टेड हुए हैं फ्लड एरिया में, उनको क्या है, एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जा रहा है. कौन कर रहा है, MNCs कर रही हैं. नेक्स्ट आता है बोरोइंग्स फ्रॉम दी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. वहाँ से क्या हो रहा है, कोई भी कंट्री क्या कर रही है, बोरोइंग्स को कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लोन को रिकवर कर रही है, मतलब जो भी लोन लिया था उसको रिकवरी कर रही है. नेक्स्ट वन इज दैट इज डिविडेंड पेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट. डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. वो कौन पे कर रहा है, वो SBI पे कर रही है, किसको, गवर्नमेंट को. मतलब जो भी किसी भी बैंक का प्रॉफिट हो रहा है उसके कुछ पार्ट को वो क्या करती है, गवर्नमेंट को पे करती है. आपको पता है जो भी सारी PSCs हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, वो सब क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स को गवर्नमेंट को पे करती है. तो यही हो गया कि डिविडेंड पेड कर रहा है कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू दी गवर्नमेंट. अब इसमें आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिट का एग्जाम्पल. सो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर, दैट इज रिकवरी. किसकी रिकवरी हो रही है, लोन की रिकवरी हो रही है. मतलब लोन जो दिया था उसको फिर से वापस किया जा रहा है फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट. जो भी स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया नॉन डेट कैपिटल रिसिट का, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट. राइट, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज दी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और कह रहा है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या हो रहा है? इट इज द डिफरेंस, किसका डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, value of export and import of services, and import of services, transfer payment in a given period of time. In a given period of time। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट ऑप्शन है अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन बी इज नेट इनविजिबल्स। नेट इनविजिबल, इनविजिबल और क्या बोलते हैं इसको? सर्विसेज भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पे, दैट इज ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। और ऑप्शन डी है करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है? करेंट अकाउंट है। ओके, तो आपको पता है कि जो बीओपी में टू टाइप के अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट आर दोज अकाउंट which does not affect the asset and liability status of the government, and the capital account is it affect the asset and liability status of the government। जो गवर्नमेंट की asset और liability status को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जो भी सर्विसेज की एक्सपोर्ट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो उसको कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। विजिबिलिटी, हम वहाँ पे विजिबिलिटी की बात करते हैं, विजिबल की बात करते हैं कि विजिबल जो भी है आइटम्स हैं उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला तो हमें पता चल गया वो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है नेट इनविजिबल और दी सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या हो गया कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। तो इट इज कॉल्ड द नेट इनविजिबल और द सर्विसेज। सर्विसेज ही होती हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू की डिफरेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. So fill in the blanks is given here, and is not related
not related with banking सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे और कह रहा है इज नॉट रिलेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम, कि कौन सा इसमें से बैंकिंग सिस्टम से रिलेट नहीं करता है। सो ऑप्शन ए है बैंक रेट, ऑप्शन बी है फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन सी है क्रेडिट क्रिएशन, एंड ऑप्शन डी इज कैश रिजर्व रेशियो। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है इन फोर में कि जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि बैंक रेट। बैंक रेट तो नाम सुन के लग रहा है, क्योंकि बैंक रेट क्या होता है, बेसिकली ये किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी, टू टाइप्स ऑफ द पॉलिसीज आर देयर। फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड दी मॉनेटरी पॉलिसी। सो जो भी फिस्कल पॉलिसी होती है इट इज़ रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर। इससे क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट टू अर्न द रेवेन्यूज एज वेल एज द एक्सपेंडिचर। सो फ्रॉम इन विच एरिया द गवर्नमेंट विल डू द एक्सपेंडिचर, कि किस एरिया में गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। सो इसमें क्या है, इट इज़ totally under the control of the central government or the state government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिटरमिन करती है कि कहाँ से डिफरेंट एरिया से कहाँ से रेवेन्यू आना है और उस रेवेन्यू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो ये सारा चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। तो बैंक रेट क्या होता है, देखिए मैंने बोला था मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी रिलेटेड टू दी मनी। सो इट इज़ दी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द country. So in India, the Reserve Bank of India totally control all the different terms related to the money. जो भी different conditions है या money कितना ज़्यादा है सप्लाई होगा इकोनॉमी में, कब मनी को इकोनॉमी से हमें स्टैग्नेशन पे लाना है, हमें कब इकोनॉमी से मनी को स्टॉप करना है, कब उसका फ्लो को बढ़ा देना है, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में हैं? इट इज़ रिलेटेड टू दी सेंट्रल बैंक ऑफ दी कंट्री. सो इट इज़ दी एपेक्स बैंक ऑफ दी कंट्री. सो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ देयर. ठीक है, तो बैंक रेट वही रेट होता है एट द रेट एट विच जिसमें क्या होता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, कौन देता है? कमर्शियल बैंक. ठीक है, जिस रेट से लोन दिया जाता है, कौन लोन देता है? सेंट्रल बैंक देती है. किसको देती है? कमर्शियल बैंक को देती है. उसी रेट को क्या कहते हैं? बैंक रेट. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, चलिए इसको छोड़ते हैं अभी, सी, क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन इज ऑल्सो दी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक. देखिए, टू कंसेप्ट्स आर देयर, क्रेडिट क्रिएशन एंड द क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट क्रिएशन मीन्स कि कैसे इकोनॉमी में कैसे जो बैंक्स होते हैं वो मनी को क्रिएट करते हैं. आपको पता होगा कि जो भी डिपॉजिट करती है कोई भी कमर्शियल बैंक डिफरेंट कस्टमर से 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, वॉट एवर, वो कभी भी मनी एज इट इज़ उतना ही मनी नहीं रहता है. कभी भी वो मनी मल्टीपल टाइम्स बैंक के पास इंक्रीज होता है. यही तो काम है बैंक का. हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 लाख का, 10 लाख का, तो हम ये अज्यूम करके नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जितना हमने इन्वेस्ट किया वो उतना ही रहेगा, है ना. लोग डिपॉजिट कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो बैंक भी क्या करती है, उसका जो भी डिपॉजिट होता है, बैंक का 2 मेन फंक्शंस आर देयर, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन. सो बिसाइड दीज ऑल देयर आर डिफरेंट other secondary functions of the commercial banks are there.
ठीक है। तो वो क्या करती है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी और लोन को एडवांस करेगी, ठीक है। एज अ जनरल पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, मनी को डिपॉजिट करते हैं। हमारे यहाँ आप घर में देखते होंगे बजट बनता होगा, फिर उसके बाद ये होता होगा कि जितना जितना हमारा एक्सपेंडिचर होना है उसको छोड़ने के बाद क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। कुछ लोग कहीं डिफरेंट शेयर्स में या डिफरेंट काइंड ऑफ क्या लेते हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, हर एक अलग अलग SIP ले रहा है या डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग क्या है कि वो बैंक में रखते हैं। बैंक में रखना लोग ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए नहीं देते क्योंकि बैंक क्या करता है, बहुत लेस अमाउंट में इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा रख दिया। अब बैंक का फंक्शनिंग ये है कि बैंक अगर हम लोग के पास से डिपॉजिट ले रही है तो उस डिपॉजिट को बैंक क्या करेगी, अपने पास घर पे तो नहीं रखेगी, वो उसी पैसे को किसी इंडिविजुअल को जो भी नीडी है उसको वो लोन देगी। अब हमको वो फॉर एग्जाम्पल 5% के अकॉर्डिंग क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। अब बैंक का प्रॉफिट कहाँ पे बनता है, बैंक का प्रॉफिट बनता है यहाँ से कि वो लोन जो एडवांस करेगी वो उसको 10% पे देगी। मतलब कोई भी इंडिविजुअल पैसा ले रहा है तो वो 10% के अकॉर्डिंग ही पैसा कोई भी लोन को ले रहा है। तो जो भी डिफरेंस हुआ 10% और 5% जो हुआ 10 - 5, वही 5% किसी भी बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कोई भी बैंक अपने घर से तो पैसा लेकर आएगी नहीं, वो कहीं ना कहीं से उसी इकोनॉमी में मैनिपुलेशन कर रही है, ठीक है। तो यही जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स क्या करती हैं, अपने पास रिजर्व रखती हैं, बाकी जो फंड बचता है वो लोन को दे देती है, ठीक है। तो वही मल्टीपल टाइम्स मनी क्या होता है, इंक्रीज करता है। सो दिस इज डन बाय दी कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये सारा काम सेंट्रल बैंक नहीं करती। सेंट्रल बैंक कभी भी जो कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करती है। जैसे हम लोग जाके नहीं जा सकते हैं कि सेंट्रल बैंक RBI जा रहे हैं, वहाँ अकाउंट ओपन करा रहे हैं या कुछ भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट का बैंक है, इट इज़ दी बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, बैंक टू दी गवर्नमेंट का बैंक है। ये नॉर्मल जो भी कस्टमर हैं उनका बैंक नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन कौन कर रहा है, क्रेडिट इकोनॉमी में क्रिएट कर रहा है कमर्शियल बैंक, और क्रेडिट तो उसने क्रिएट कर दिया। अब इकोनॉमी में पैसा कितना सर्कुलेट होगा, कितना सप्लाई होगा, इट इज डन बाय दी सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा भी था एक एग्जांपल के साथ। जो वैल्यूज अगर 1000 थी तो उसका LRR 20% लेके उतना मनी वो 200 एज अ रिजर्व रखता था, बाकी 800 वो लोन पे दे देता। तो वो मनी मल्टीपल टाइम्स क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनिंग क्रेडिट क्रिएशन, तो इट इज ऑल्सो दी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है क्रेडिट CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये आपको पता है, कैश रिजर्व रेशियो एंड दी SLR, CRR एंड दी SLR। CRR सिंपली मीन्स कि कोई भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, कोई भी टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज सारे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो एज अ रिजर्व किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। इट इज़ दी कंपल्सरी कि उनका जो भी टोटल डिपॉजिट हो रहा है उसका मिनिमम परसेंटेज, ये जो मिनिमम परसेंटेज कितना होगा कि वो 4% के अकॉर्डिंग रखेगी, 5% के अकॉर्डिंग रखेंगी। सो इट इज़ डिटरमिन्ड बाय दी सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI ओनली। RBI डिसाइड करेगी कि सारे बैंक्स को 4% के अकॉर्डिंग हमारे पास रखना है या 5% के अकॉर्डिंग रखना है। ये भी क्वार्टरली चेंज होता रहता है रेट, समटाइम इट कांट बी चेंज, ठीक है, क्योंकि वही जो पुराना वाला होता है उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट नेट टाइम लायबिलिटीज के फॉर्म में सारे कमर्शियल बैंक को केप्ट विथ देमसेल्व्स, उनको अपने पास रखना पड़ता है। इसीलिए SLR की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, 24%, 25%। क्योंकि अगर इन केस एक एग्जांपल लेते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या करिए, उसको पूरा डिपॉजिट मिला है 10,000 फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 10,000 इसको टोटल डिपॉजिट मिल रहा है। अगर वो टोटल डिपॉजिट 10,000 वो सबको उठा के लोन देती और उसके पास 0 बैलेंस है, कल वही कस्टमर आता है कि उसको है कि नीड है पैसे की, उसको पैसा चाहिए, वो बैंक में जाता है और वो बोलता है, बैंक वाले बोलते हैं पैसा नहीं है। सो ये तो वो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कस्टमर का ही पैसा है, कस्टमर को वो मना तो कर नहीं सकते कि वो पैसा नहीं देंगे। इसीलिए सारे बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो
अपना टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास एज अ रिजर्व रखेंगे और कुछ परसेंट आरबीआई को देंगे। तो जो परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का वो अपने पास रखते हैं दैट इज कॉल्ड दी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये इसीलिए रखते हैं कि कल कोई भी आएगा पैसा मांगेगा तो वो दे सकते हैं, और उसके अलावा जितना भी पैसा बचा वो लोन पे दे देते हैं। सीआरआर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि वो सेंट्रल बैंक के पास भी रख देते हैं, सेंट्रल बैंक भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती रहती है, तो इधर सारे कमर्शियल बैंक को भी प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, अब बात आती है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आप याद करिए, एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे ना, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट का सारा कितना, कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो। बट समटाइम्स एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दी इनकम। तो इस केस में कोई भी गवर्नमेंट को क्या होता है, लॉस होता है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने घर का ही सोच लो कि आपके घर में 50,000 इनकम आ रही है, ठीक है, और आपके यहाँ एक्सपेंडिचर 70,000 का हो रहा है, तो वो 20,000 कहाँ से आ रहा है? या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमने जो अपनी सेविंग की है उसको डिस सेविंग करेंगे, हम वहाँ से विड्रॉ करेंगे, या हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कहीं ना कहीं से बोरो करेंगे। ठीक है, तो जो भी डेफिसिट होता है व्हेन द एक्सपेंडिचर बिकम दी मोर देन दी व्हाट, मोर देन दी इनकम ऑफ दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर बिकम्स मोर देन द टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर में हम लोग बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल इनकम और टोटल रिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसिट एंड दी कैपिटल रिसिट। अब ये सारा काम किसका था? इसमें तो कुछ भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सॉरी, इसमें तो कुछ भी बैंक नहीं कर रही है, इट इज टोटली डन बाय दी गवर्नमेंट। तो यही जो कंसेप्ट है फिस्कल डेफिसिट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दी और दी नॉट दी रिलेटेड विद दी बैंकिंग सिस्टम। सो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, the question is which of the following item will be entered on the credit side of the current account? Credit side of current account in BOP. BOP means balance of payment. ठीक है, तो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम दी अब्रॉड, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन बी इज इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। Option C is export of tea. Option D is foreign direct investment. Foreign डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा, ये जो 4 आइटम्स दिए हैं, इन 4 आइटम्स में कौन सा ऐसा आइटम है जो BOP के मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस साइड में रिकॉर्ड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ये सारे जो डिफरेंट नाम सुन रहे हैं वो हैं क्या, एंड यू ऑल आर वेल नोन। करेंट अकाउंट मैंने बताया था जो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब कि एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करें जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को गवर्नमेंट के अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, करेंट यस, 2 साइड्स आर देयर, क्रेडिट साइड एंड दी डेबिट साइड्स। ओके, सो बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, यस, 2 साइड्स आर देयर, क्रेडिट साइड एंड दी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब कि
जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें इनकम मिल रही है। अगर हमारे यहाँ पैसा आ रहा है तो ये क्या हो गया, हमारे लिए तो अच्छा हो गया, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। सो इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। आउटफ्लो कब होगा फॉरेन एक्सचेंज का, जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम बाहर भेजेंगे। आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड। यहाँ पे बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से आइटम को हम लोग करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट में कौन से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला देखिए बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। अब आप याद कर लो, बोरोइंग्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दी करेंट अकाउंट, इट इज इंक्लूडेड इन दी कैपिटल अकाउंट। तो यहीं से हमको पता चल गया कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंपोर्ट ऑफ द मशीनरी। इंपोर्ट करें मशीनरी का मतलब मशीनरी को हम लोग मंगा रहे हैं। अब बाहर से मंगा रहे हैं, वो तो हमें फ्री में देगा नहीं कि आप लेके जाइए, हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, यहाँ तो आएगा नहीं। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट ऑफ टी। टी का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टी का अगर हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो टी इज अ गुड होता है तो करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, भेज रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। हम फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट में हो जाएगा। तो बचा क्या, एक्सपोर्ट ऑफ टी। एक्सपोर्ट करेंगे टी का हम लोग भेज रहे हैं, हमारे यहाँ इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। सो इट विल रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में, करेंट अकाउंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट।